गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट 3। हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का रिवीजन शुरू कर दीजिए यदि आपने पढ़ लिया है तो, और यदि नहीं पढ़ा है तो उसे फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल पास आने वाली है। 2 यूनिट का मैं टेस्ट कभी भी सरप्राइज ले सकती हूँ, इसलिए आप उसको प्रॉपर तैयार कर लें। सो लेट्स स्टार्ट our new topic, body fluid. Water present in the body is body fluid. बॉडी फ्लूइड मतलब फ्लूइड का जो बेस होता है, सबसे पहले क्या होता है? वाटर। यदि हम फ्लूइड बोले तो हमारे दिमाग में सीधे वाटर ही आता है। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारी बॉडी में फ्लूइड के अंदर वो होगा वाटर, एंड वाटर के अंदर अदर सब्सटेंस होंगे जो हम आगे पढ़ते हैं। सो वाटर प्रेजेंट इन बॉडी इज बॉडी वाटर। यदि बॉडी में हमारे वाटर प्रेजेंट है, मतलब होना ही है, वो तो प्रेजेंट होना ही है, तो जो वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम बॉडी वाटर बोलेंगे। वाटर ऑफ द बॉडी टुगेदर विथ इट्स डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड। जैसा कि हमने ऊपर बात करी, सबसे पहले जब भी हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर किसकी क्लियर होती है? वाटर की। तो बॉडी फ्लूइड में आया वाटर, और जो वाटर है हमारी बॉडी के अंदर वो सारे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करके रखता है, जिसको हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड। जितने भी वाटर के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, क्या क्या सॉल्यूट्स होंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी सॉल्यूट्स डिसॉल्व हैं हमारी बॉडी के वाटर के अंदर, उसको कहेंगे हम बॉडी फ्लूइड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज एज फॉलोज। मतलब कि कहाँ पर हमारी बॉडी के किस पार्ट में कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम देखते हैं। मसल्स में देखें तो 50% ऑफ बॉडी वाटर होगा, स्किन में 20% ऑफ बॉडी वाटर होगा, ब्लड में 10% ऑफ बॉडी वाटर होगा, एंड अदर ऑर्गन्स की हम बात करें जिसमें मसल, स्किन एंड ब्लड के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उसकी बात करें तो वहाँ पे 20% वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो होना ही है, अदरवाइज हमारे यदि जैसे अदर ऑर्गन की बात कर लिया, ब्लड की बात कर ले थोड़ी देर के लिए, ब्लड में यदि 10% से कम वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वहाँ पे ब्लड से रिलेटेड हमें कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, डिसीज देखने को मिलेगी। मसल्स में सबसे ज़्यादा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन स्किन में, देन अदर ऑर्गन में, देन ब्लड में। द बॉडी वाटर डिपेंड्स ऑन अपॉन, मतलब जो बॉडी वाटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज के ऊपर, कि पर्सन की एज क्या है, ठीक है, सेक्स पे कि वो मेल है या फीमेल है, एंड डिग्री ऑफ ओबेसिटी कि उसका मोटापा कितना है, उस पर भी बॉडी का वाटर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ बॉडी वाटर। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट करता है सारी बॉडी सेल्स के अंदर। हम सबको पता है कि सेल क्या होती है, ठीक है। फिर से आपको लिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि सेल क्या होती है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सेल कितने टाइप की होती है और सेल की डेफिनेशन क्या होती है। serves as transport medium of nutrient and excretory products, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी वाटर? एक प्रकार से ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बाहर जितने भी एक्सेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको निकालने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेट हो गया, यूरिन हो गई, ठीक है, ये सारे एक्सेटरी जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? बॉडी वाटर। एक्ट्स एज मीडियम ऑफ सेलुलर रिएक्शन, सेलुलर रिएक्शन में एज ए मीडियम काम करेंगे। वैल्यूएबल सॉल्वेंट फॉर विटामिन्स, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, इवन फेट सॉल्यूबल कंपाउंड्स, ठीक है। वैल्यूएबल सॉल्वेंट होंगे, मतलब जो अभी हमने ऊपर जब पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो बॉडी वाटर होता है वो क्या करता है, जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उनको अपने में डिसॉल्व करता है और उसके बाद उसे बॉडी फ्लूइड बनाता है। तो बॉडी फ्लूइड कैसे बनाएगा कि विटामिन्स को उसने अपने अंदर डिसॉल्व किया, एंजाइम को किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को किया, हार्मोन्स को किया, इवन फेट को भी किया और सॉल्युबल कंपाउंड बनाया, जिससे मिलके क्या बना? बॉडी फ्लूइड। मेंटेन बॉडी हीट, जो हमारा बॉडी वाटर होता है वो हमारे
बॉडी की हीट को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन फॉर्म टेक्सचर्स ऑफ टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको क्या कहा हमने, टिश्यू, उसके टेक्सचर को, उसके फॉर्म को ये मेंटेन रखने का काम करता है। अब बात करते हैं वाटर बैलेंस की। डेली इनटेक ऑफ वाटर एंड डेली आउटपुट ऑफ वाटर, ये हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है कि कितना हमको लेना है और कितना हमको बाहर निकालना है। तो पहले हम बात करेंगे डेली इनटेक ऑफ वाटर की। तो फ्लूइड इंजेस्टेड लिक्विड ऑब्लिक वाटर इन डाइट, मतलब हमारे सॉलिड में भी वाटर प्रेजेंट होता है एंड लिक्विड में भी हम कितना फ्लूइड या कितना लिक्विड ले रहे हैं। तो कितना लेना जरूरी है, 2100 2100 ml, ठीक है। फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से हमको 200 ml मिलेगा। नेट इनटेक 2300 ml हमको टोटल 2300 ml टोटल हमको डेली इंटेक करना है वाटर का। अब डेली आउटपुट की बात करें, इनसेंसिबल स्किन के द्वारा कितना वाटर बाहर निकल सकता है, जैसे स्किन के से कैसे निकलेगा, थ्रू स्वेट, तो 350 ml। इनसेंसिबल लंग्स के द्वारा निकलेगा 350 ml, स्वेट के द्वारा निकलेगा 100 ml एंड फेसिस के द्वारा निकलेगा 100 ml, यूरिन के द्वारा निकलेगा 1400 ml। तो नेट आउटपुट 2300 ml, मतलब कि जितना भी इनटेक हमने एक दिन में किया है उतना ही आउटपुट हमको एक दिन में निकालना है। 2300 ml यदि हमने लिया है तो 2300 ml हमको बाहर निकालना है। इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है। वाटर बैलेंस हमको पूरा मेंटेन करके रखना है कि यदि हमने 2300 ml पानी पिया है, मतलब जिस भी थ्रू लिया है, पीने के द्वारा, खाने के द्वारा, जैसे भी हमारी बॉडी में वाटर गया है और उसी जितना अमाउंट में गया है उतना ही हमको बाहर निकालना है। अब बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग वाटर बैलेंस। अब हमने वाटर को बैलेंस तो कर लिया डेली इनटेक और डेली आउटपुट के द्वारा, पर कुछ कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें थ्रस्ट मैकेनिज्म, 2300 ml हमने पानी इनटेक कर लिया पर हमको ज्यादा पानी पीना है, 2400 ml हो गया पर निकला 2300 ही, तो क्या होगा, फैक्टर अफेक्ट करेगा थ्रस्ट मैकेनिज्म। कंडीशन ऑफ किडनी, के किडनी की कंडीशन क्या है, वो कितने अमाउंट में पानी निकाल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी उसको अफेक्ट कर सकती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अफेक्ट कर सकती है, हाइपोथैलेमस अफेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस भी अफेक्ट कर सकते हैं। उस बंदे का डाइट क्या है वो भी उसके वाटर बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। वाटर बैलेंस 2 टाइप से होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाटर बैलेंस और नेगेटिव वाटर बैलेंस। पॉजिटिव वाटर बैलेंस अकरिंग ड्यूरिंग और नेगेटिव वाटर बैलेंस अकरिंग ड्यूरिंग, मतलब पॉजिटिव वाटर बैलेंस कब आएंगे वो हम देखते हैं और नेगेटिव वाटर बैलेंस कब आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो पॉजिटिव वाटर बैलेंस कब होंगे, जब ग्रोइंग पीरियड में जो भी पर्सन है वो ग्रोइंग पीरियड में होगा तब, जब प्रेगनेंसी होगी तब, रिकवरी फ्रॉम डिसीज होगी तब, जब भी कोई भी पर्सन डिसीज से रिकवर हो रहा है तो उस कंडीशन में वाटर बैलेंस अकर होंगे। लीवर डैमेज होगा तब, हाइपोथायराइडिज्म होगा तब, यूजिंग ड्रग लाइक नार्कोटिक्स यदि वो यूज कर रहा है तब, चेंजेस ऑफ डाइटरी हैबिट, जब उसने डाइटरी हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाए हैं तब हमारे पॉजिटिव वाटर बैलेंस अकर होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाटर बैलेंस कब अकर होंगे, जब वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा या हेमरेज होगा, बर्न हो जाएगी स्किन या ऑर्गन्स जो भी रिलेटेड टू, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, व्हेन इनटेक ऑफ फ्लूइड इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जब भी फ्लूइड जो भी इंटेक कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, अनकॉन्शियस कंडीशन होगी, स्टेट होगी तब होगा, हाइपोफंक्शंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होगा तब होगा, एंड बिकॉज ऑफ मैनी डिसीज, जब बहुत ज्यादा डिसीज उस पर्सन को हो गई तब नेगेटिव वाटर बैलेंस वहां पे अकर होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। अभी हमने बात करी वाटर, बॉडी वाटर की, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर जो होता है, बॉडी का जो वाटर होता है वो क्या करता है, कुछ सॉल्यूट को डिसॉल्व करके हमारे बॉडी फ्लूइड को बनाता है। अब टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होगा, दूसरा होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में हम देखते हैं फ्लूइड ऑक्यूपाइड इनसाइड द सेल्स, मतलब वो फ्लूइड जो हमारी सेल के अंदर ऑक्यूपाइड होगा उसको कहेंगे हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। Intracellular fluid is found inside the bilayered plasma membrane in which cellular organs are suspended and chemical reactions take place. Intercellular fluid जो होगा वो
जो हमारी कहाँ पर पाया जाएगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी बोलें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होगी, बाय लेयर्स जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर हमको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड देखने को मिलेगा। पहले तो हमने कह दिया कि सेल के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड सेल के अंदर है, और सेल में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाय लेयर मेम्ब्रेन है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो सेलुलर ऑर्गन्स में होगा, और जहाँ पर सस्पेंडेड एंड केमिकल रिएक्शन होंगी वहां पर ही ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पाया जाएगा। अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स इन द स्पेसेस ऑफ आउटसाइड द सेल्स इंक्लूडिंग इंटरस्टाइटल फ्लूइड, प्लाज्मा एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी। जो सेल के बाहर का स्पेस होगा आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसके अंदर इंटरस्टाइटल फ्लूइड्स होगा, प्लाज्मा एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड जहाँ पर होगा वहां पर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को देख सकेंगे। अब बात करते हैं हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और एक टाइप से ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स भी हम देख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड ECF, मतलब ECF का मतलब होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अनदर स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड, मतलब कि या तो जो हमारा ECF देखा हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसका ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसको क्या कहा हमने, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये एक प्रकार से स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड होता है। इट इज द फ्लूइड सेपरेटेड फ्रॉम प्लाज्मा बाय एपिथेलियम। ये जो फ्लूइड होता है ये सेपरेट होता है प्लाज्मा से, जिसके अंदर सेपरेटेड फ्रॉम प्लाज्मा बाय एपिथेलियम, एपिथेलियम के द्वारा ये प्लाज्मा से सेपरेट हो जाता है। दिस कंपार्टमेंट्स इंक्लूड्स, अब इन कंपार्टमेंट के अंदर किस टाइप के फ्लूइड्स मौजूद होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे साइनोवाइल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, इंट्राऑकुलर फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड हमारे किसके अंदर आएंगे, ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ICF। अभी आपको केवल ये नाम ही पढ़ने हैं, साइनोवियल, पेरिटोनियल, ये जितने भी है हमारे 5 टाइप के, अभी आप केवल नाम ही याद रखें, इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ICF। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के क्या क्या कंपोजिशंस होंगे और क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। तो उसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, प्रोटीन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड होगा एंड न्यूट्रल फेट होगा। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, आप लोग 10th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, फेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इन सब की एक एक लाइन की डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ICF। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडिया विद इन द सेल्स फॉर केमिकल रिएक्शन। जो ICF है ये क्या करता है, फ्लूइड मीडिया प्रोवाइड करता है सेल को केमिकल रिएक्शन करने के लिए। सेल्स क्या करती है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो जो हमारा ICF होता है वो उसे फ्लूइड मीडिया प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे कि सेल अच्छी तरीके से अपनी केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली कर सके। बफरिंग एक्शन, बफरिंग एक्शन को करने के लिए भी ICF फंक्शन करता है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ECF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के क्या कंपोजिशंस होंगे, क्या फंक्शंस होंगे। तो कंपोजिशंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, केमिकल मैसेंजर्स, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड यूरिया। इन कंपोजिशंस के बारे में भी आप ये क्या होते हैं ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे एक लाइन में इनका डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, केमिकल मैसेंजर्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड यूरियाज क्या होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। एस्टेब्लिशेस द मिलाइव इंटीरियर, ये जो मिलाइव इंटीरियर होता है उसको एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल,
जो हमारी सेल है उसको न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इमीडिएट सेलुलर एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है फ्रॉम कहाँ से आता है, जो भी सेलुलर एनवायरनमेंट से मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा होता है उस मटेरियल को क्या करते हैं, ये रिमूव करने का काम करते हैं। इट ब्रिंग्स टू द सेल्स hormones that coordinate the function of widely separated cells. I repeat, it brings to the cells hormones that coordinates the function of widely separated the cells. ये क्या करते हैं, उन सेल्स को लेके आते हैं, इन हार्मोन सेल्स को लेके आते हैं जिनका काम क्या करता होता है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं सेल को वाइडली सेपरेट करने के लिए, एंड ये भी बफरिंग एक्शन वाला काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेजरिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है हम उसको मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम नाप लेंगे। कंपार्टमेंट कैन बी मेजर्ड, volume of any fluid compartment can be measured by placing a substance in the compartment by allowing it to compartment by allowing it to disperse evenly and then measuring the extent to which the substance become diluted. Then a sample of dispersed fluid is removed and the concentration of the substance is analyzed. The formula of measuring total body fluid is equal to volume into concentration of the test substance injected upon concentration per ml of dispersed fluid. हम जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड है उसको किस तरीके से मेजर करेंगे कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कितना है, और उस वॉल्यूम को जो भी हमने टेस्ट सब्सटेंस इंजेक्टेड किया है उसके कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से इनटू करके कंसंट्रेशन पर ml ऑफ डिस्पर्स फ्लूइड था उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बॉडी फ्लूइड मेजर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अब जो भी हम मेजरमेंट यहाँ पे लेंगे वहाँ पे कौन कौन से इंडिकेटर हम यूज करेंगे। तो पहला इंडिकेटर होगा मैनिटोल, थायोसल्फेट, सुक्रोज, इंसुलिन, रेडियो एक्टिव सोडियम, रेडियो एक्टिव क्लोराइड, रेडियो एक्टिव आयोथैलेमेट, थायोसाइनाइड, Evans blue eye T1824. This is the code of Evan blue eye, radioactive iodine. This is the indicator used for measurement. तो आज हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड बॉडी वाटर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्लड और उसके अदर कंपोजिशन के बारे में। थैंक यू।